तो हमारा ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18 अक्टूबर नवंबर 1821 का, ठीक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर बी लिमिटेड एट 31 अगस्त 2018। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी आपको बना के दी हुई क्वेश्चन में ऑलरेडी। चेंज इन इक्विटी पहले से हमें गिवन है, उसमें अगर हम देखें तो बैलेंस दिया 1,50,000 का, 65,000 के जनरल रिजर्व है, 85,000 के रिटेन अर्निंग्स है और 3 लाख का टोटल है। प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है 75,000, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आपका 25,000 है, डिविडेंड पेड 21,000 के और बैलेंस एंडिंग भी दिया हुआ है। अदर बैलेंसेस ट्रेड पेबल 8% डिबेंचर, डिबेंचर हमारी क्या होती है? नॉन करंट लायबिलिटी होती है, नॉन करंट लायबिलिटी होती है हमारी जी। डिबेंचर इंटरेस्ट ओइंग जो है उसका मतलब है ये वो डिबेंचर इंटरेस्ट है जो अभी तक आपने पे नहीं किया, स्टिल पेबल है, आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड है। इसी तरह आगे लिखा हुआ है जनरल एक्सपेंसेस ओइंग, इसका मतलब ये है कि वो पेबल है, अभी तक आपने पे नहीं किया। 5% बैंक लोन है, ये भी आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन उसने कहा है कि बी लिमिटेड हैड इशूड 3 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स, 3 लाख ऑर्डिनरी शेयर उसने इशू किए हैं। मुझे बताया कि एक शेयर की प्राइस क्या होगी अगर आप 3 लाख ऑर्डिनरी शेयर इशू करें तो एक शेयर की प्राइस क्या होगी? देखिए अमाउंट जो दी हुई है, अमाउंट जो दी हुई है वो कितनी है? 1,50,000, जबकि शेयर कितने आपके 3 लाख। तो 3 लाख का मतलब है 3 लाख को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो आपकी 1,50,000 की अमाउंट आएगी। यानी जो एक शेयर है वो 0.5 का है। सर आपने कैसे फाइंड किया है? मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे फाइंड किया है। देखिए तो सही बता रहा हूँ, 1,50,000 को अमाउंट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, ठीक है जी, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से तो आपके पास एक शेयर की प्राइस आ जाएगी जो कि आ जाएगी 0.5, समझ आएगी? तो 3 लाख को मल्टीप्लाई किया आपने 0.5 के साथ तो आपके अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल आई है जो कि 1,50,000 है। इसमें कुछ पूछा नहीं है उसके वाले से, मैंने वैसे ही बताया है कि अमाउंट निकाली कैसे हमने या कैसे आई है ये मैंने बताया। उसने 3 लाख शेयर अगर दिए हुए हैं तो हम शेयर कैपिटल की अमाउंट बता सकते हैं कि 0.5 से मल्टीप्लाई करके 1,50,000 आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं। हमने क्या फाइंड करना है जी? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द डिबेंचर आर नॉट इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी? जी मनाहिर बताएं। क्योंकि डिबेंचर इज ए नॉन करंट लायबिलिटी, लाइक बैंक लोन। नॉन करंट लायबिलिटी जो है उसका अलग हेड होता है, वो इक्विटी में नहीं आते। इक्विटी में आते हैं शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग, ये सब इक्विटी का हिस्सा होता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी इक्विटी ही होती है असल में। आगे चलते हैं। कैलकुलेट द डिविडेंड पेड ऑन ऑर्डिनरी शेयर फॉर द ईयर इन डॉलर पर ऑर्डिनरी शेयर। डिविडेंड पेड कहता है पर ऑर्डिनरी शेयर निकाल के आपने दिखाना है। तो डिविडेंड देखें अब आपको निकालना पड़ेगा ना। ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड कितना है दिया हुआ है आपको? 21,000 का, ऐसी है ना? नहीं समझ आई? ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड कितना दिया हुआ है? 21,000 का। वो कह रहा है डिविडेंड पर शेयर कितना होगा। क्या करेंगे आप? 21,000 को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, आपका डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा। कितना आता है? 21,000 को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स के साथ तो आपका डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा। देखिए कितना आता है? 0.07। चेक करने यही है, 0.07 पर शेयर आपका आ जाएगा। डिविडेंड पर शेयर जो है वो हमने फाइंड कर लिया है। तो उसने क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में कहा हुआ था कि डिविडेंड पर शेयर आपने निकालना है। आगे देखते हैं। इसीलिए 3 लाख शेयर्स दिए हुए थे आपको, डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए 3 लाख शेयर्स दिए हुए थे ना। हाँ वही मैं कह रहा था कि हाँ तो 0.07 सही है, सही है। 0.07 एक ही बात है। पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जितने मर्जी जीरो लगा दें उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ जीरो से जितने मर्जी इधर जीरो लगा दें फर्क नहीं पड़ेगा पॉइंट से लेफ्ट साइड। आगे क्या बनाना है जी? आपने एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपने बना के दिखाना है। शोइंग द इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट। इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन वो कह रहा है आपने बना के दिखाना है, तो हम बनाते हैं। मैं बना रहा हूँ। लायबिलिटी सेक्शन में सबसे पहले तो बेटा आपकी इक्विटी ही आती है ना। सबसे पहले तो हम इक्विटी का अमाउंट ही लिखते हैं। इक्विटी के अमाउंट लिखने के लिए आपको सवाल को ऐसा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो आपको सामने बनी हुई है उसी से आप इजीली इक्विटी के अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना दिया है उसे कॉलम में दिया है उसे रो में कन्वर्ट कर लेंगे। 1,50,000 का वो आप लिख लेंगे, इस कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद आपकी अमाउंट किसकी आ जाएगी जी? जनरल रिजर्व की, वो लिख लेते हैं। जो आपको क्वेश्चन में
स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनी हुई है, वहीं से डाटा उठा रहा हूं मैं। जनरल रिजर्व कितने के दिए हुए हैं आपको, या उनकी अमाउंट अभी कितनी आ जाएगी, जनरल रिजर्व कितनी अमाउंट आ जाएगी 90,000, ठीक है ना, सेकंड कॉलम है, तो ये हम लिख लेंगे जी 90,000। उसके बाद रिटेन अर्निंग्स का कॉलम आ जाएगा। रिटेन अर्निंग्स हमारी कितने की आ जाएंगी जी, वो देखते हैं। रिटेन अर्निंग्स की हमें दी है ये 1,14,000, वो लिख लेंगे हम। टोटल करें इसका कितना आता रानिया, अच्छा टोटल करें क्या आ रहा है यार, हाँ सही कह रही हूँ, टोटल लिखा हुआ है वहां से देख लेता हूँ मैं। टोटल हमें दिया है कितना 3,54,000, ये आपका आ जाएगा 3,54,000। उसके बाद आपकी आ जाएगी जी नॉन करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी में इसमें राबी ने दो किस्म की नॉन करंट लायबिलिटीज दी हुई है सवाल में, which is not normal, लेकिन उसने दो किस्म की नॉन करंट लायबिलिटी दी हुई है, तो प्लीज आप भूल ना जाइएगा, नॉन करंट लायबिलिटी आपको दोनों लिखनी पड़ेगी। एक तो आपके डिवेंचर है, वो कितने के दिए हुए देखते हैं जरा जी, 6% डिवेंचर है, नहीं बताता हूँ मैं, 50,000 के, और 5% बैंक लोन है 40,000 का। 6% डिवेंचर लिख लेंगे पहले हम, 50,000 के, ये भी नॉन करंट लायबिलिटी है आपकी, और 5% बैंक लोन है, वो भी लिख लेंगे हम, और वो है आपका 40,000 का। दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी जो है ना, वो का टोटल जो है वो आपके पास आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में कितना आता है 90,000। ठीक है जी। उसके बाद करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी आपकी जी, वो लिख लेते हैं बेटा। वो डिवेंचर इंटरेस्ट या वो इंटरेस्ट जो आपने अभी तक पे नहीं किया हुआ, वो आता है करंट लायबिलिटी, वो भी नॉन करंट में नहीं, करंट लायबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले तो करंट लायबिलिटी में आपका क्या आ जाएगा, ट्रेड पेबल्स आएंगे ना सबसे पहले, तुम्हारी बात ट्रेड पेबल हम सबसे पहले लिखते हैं। ट्रेड पेबल आपको दिए हुए कितने 73,000 के लिए, वो हम लिख लेंगे। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो वो भी आएगा, सारी बात है। 73,000 के ट्रेड पेबल्स आ गए। उसके बाद डिवेंचर इंटरेस्ट ओइंग है, यानी डिवेंचर इंटरेस्ट पेबल है, ये भी करंट लायबिलिटी है। और जनरल एक्सपेंस ओइंग है, ये भी करंट लायबिलिटी है। 4,800 के और 5,300 के, ये भी आपकी करंट लायबिलिटी में आ जाएंगे। डिवेंचर इंटरेस्ट ओइंग आपका आ जाएगा जी 4,800, और जनरल एक्सपेंसेस ओइंग वो भी आपके आ जाएंगे, जो कि हैं आपके 5,300। टोटल कर लीजिए इनका, आपका टोटल आ जाएगा, वो आगे लिख लेंगे, और फिर ग्रैंड टोटल आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन का आ जाएगा, यानी 73,000 प्लस 4,800 प्लस 5,300 क्या आता है जी, 73,000 प्लस 4,800 प्लस 5,300 जी 83,100। इसमें ऐड कर ले 90,000 और ऐड कर ले 3,54,000। आपके पास एक 527 लिखा मैंने जी। राबी क्या कह रही हूँ, करंट लायबिलिटी में देखिए आपका करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स आएंगे एक तो, दूसरा डिबेंचर इंटरेस्ट ओइंग का मतलब है कि डिबेंचर इंटरेस्ट जो आपने अभी तक पे नहीं किया हुआ, जो भी चीज ओइंग या पेबल होती है वो करंट लायबिलिटी में आपको लिखनी पड़ती है। इस तरह जनरल एक्सपेंस ओइंग है, वो भी करंट लायबिलिटी में आएगा, वो भी पेबल है। अब आपका सवाल उठता है कि सर डिबेंचर भी तो पेबल है, वो नॉन करंट लायबिलिटी में आते हैं, पेबल तो है वो भी ऑब्वियसली, वो भी लायबिलिटी, लेकिन नॉन करंट लायबिलिटी में लिखेंगे आप डिबेंचर भी और बैंक लोन भी। डिबेंचर इंटरेस्ट ओइंग जो है ये जनरल एक्सपेंस ओइंग है, करंट लायबिलिटी में आते हैं ट्रेड पेबल के साथ, उसके साथ मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में मसला तो बताएं, समझ आ रही है, ओके है, आगे मैं आगे चलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब जब क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें हम पूरी बैलेंस शीट बनाएंगे। अभी हमने बैलेंस शीट थोड़ी आधी बनाई थी, उसको हमने आधा हिस्सा पूरा बनाया, और हम बनाने जा रहे हैं जब कंप्लीट बैलेंस शीट आपके सवाल में दी होगी कि आपने बनानी पड़ेगी। आप ये तुमने कर लिया सवाल, आएगी बेटा पूरी बैलेंस शीट आपको आएगी,
पूरी बैलेंस शीट आएगी। देखें जी, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय प्लेसिंग ए टिक इन द करेक्ट कॉलम टू इंडिकेट वेयर ईच आइटम वुड अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड पेड जो है वो कहां पे आता है? इनकम स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, बैलेंस शीट में। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आता है ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड। डायरेक्टर सैलरी किस में आती है? इनकम स्टेटमेंट में। अदर रिसीवेबल किस में आएंगे? बैलेंस शीट में। करंट एसेट होते हैं अदर रिसीवेबल, अभी पैसे जो भी आपको मिलने हैं। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसमें भी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी दी हुई है और उसने कहा है कि आपने बैलेंस शीट बना के दिखानी है, या आप घर में खुद बना लेंगे। सेम क्वेश्चन है, कब आया मैं बता देता हूँ आपको। ये आपका सवाल आया हुआ है अक्टूबर नवंबर 1922 में। ठीक है, आप घर में कुछ कर लेंगे, कुछ खुद कर लेंगे, सेम है, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक्सपेक्ट ऑफ बैलेंस शीट इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन का उसने मांगा हुआ था, सेम टू सेम क्वेश्चन। आगे चलते हैं जी, मई जून 2021 का सवाल है, इसको मैं भी छोड़ रहा हूँ, इसको मैं भी सॉल्व नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा वो मैं बताता हूँ आपको भी, क्योंकि हम इससे अगला क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे। ये रहा आपके सामने, जेपी लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 30 सितंबर। 7% डिबेंचर दिए हुए, 20,000 के एडमिन एक्सपेंसेस दिए हुए, कैरेज इनवर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड है, इन्वेंट्री दी हुई ओपनिंग, नॉन करंट एसेट्स एट बुक वैल्यू दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, परचेजेस, रेवेन्यू ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री क्लोजिंग दी हुई है आपको 59,000 की, इंटरेस्ट ऑन द 7% डिबेंचर हैड बीन पेड अप टू 31 मार्च। जरा गौर कीजिएगा सवाल पे। नहीं ऐसे नहीं, मेरी सुनो बात। आपका साल कब खत्म हो रहा है? आपका साल मनाइल खत्म हो रहा है 30 सितंबर को। 30 सितंबर को हमारा साल खत्म हो जाता है। हमने डिबेंचर इंटरेस्ट कब तक का पे किया हुआ? 31 मार्च तक का। इसका मतलब है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स का डिबेंचर इंटरेस्ट अभी आपने पे करना है। वो पेबल है, वो आपकी लायबिलिटी है, येट टू बी पेड है, स्टिल पेबल है, तो आपने वो भी पे करना है। इनकम स्टेटमेंट में डिबेंचर इंटरेस्ट जो है फुल एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज एक्सपेंसेस जिस साल के होते हैं उस साल हम रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो पे किए हो या ना पे किए हो, एक्सपेंस पूरे साल किया। लेकिन ये जो 6 मंथ्स का डिबेंचर इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया, ये करंट लायबिलिटी में भी आएगा, लेकिन इस सवाल में उसने बैलेंस शीट मांगी नहीं है, तो एक्सपेंस मांगा है सिर्फ। आगे चलते हैं, एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड रेट्स ऑफ 1200 फॉर द 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2021। यहाँ बच्चों से बड़ी गलती हुई बेटा, हम कब तक की बैलेंस शीट बना रहे हैं? हमारा सवाल कब तक पहले खत्म हो रहा है? साल हमारा 30 सितंबर को। ये जो हमने पे किया एडमिन एक्सपेंसेस, ये प्रीपेड है 1200। सर कैसे? सितंबर के बाद के पे किए हमने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, वो सितंबर 2020 है। आपने 2020 में सितंबर के बाद के पे कर दिए एडमिन एक्सपेंसेस, किसके? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 2021 तक। ये 6 माह का जो 1200 लिखा हुआ है, ये प्रीपेड है। ये एडमिन एक्सपेंसेस क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं। आगे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 800 ओइंग है, ओइंग का मतलब है पेबल है, तो ये 800 क्या कर देंगे हम एक्सपेंसेस में, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में ऐड कर देंगे आप। उसके बाद नॉन करंट एसेट डेप्रिसिएट करने आपने 10% पर एनम। इररिकवरेबल डेट्स, बैड डेट्स आपके एक्सपेंस होते हैं, और प्रोविजन डॉक्टर्स आपने बनानी है 2% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, जो बैड डेट्स माइनस करने के बाद आपने क्रिएट करनी है। तो इसको मैं खत्म करता हूं और नया खोलते हैं, और इसमें हमें क्या बनानी है? इनकम स्टेटमेंट। और हम इनकम स्टेटमेंट जो है वो बनाते हैं सवाल में, कैसे हमने डेवलप करनी है। कंपनी की इनकम से बना रहे हैं हम अब। हाँ एक बैलेंस शीट। कैरेज इनवर्ड्स भी डेबिट होता है और कैरेज आउटपुट भी डेबिट होता है, दोनों एक्सपेंसेस हैं, लेकिन एक परचेजेस में ऐड होते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो कैरेज आउटवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आते हैं, या जो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एक्सपेंसेस में आते हैं, ऐसे कह लें आप। रेवेन्यू देखते हैं कितना दिया हुआ है सवाल में, हम चलते हैं तो हमें रेवेन्यू कितना दिया हुआ है? रेवेन्यू दिया हुआ है 529,500, ऐसे ही है। तो रेवेन्यू आपको दिया हुआ है जी 529,500। सही, आप क्या सवाल करवा रहे हैं? हम जितने भी क्वेश्चन करते रहे अभी तक, हमने उसमें क्या बनाया? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी या बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। अब हम कंपनी की इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, डिफरेंट क्वेश्चन है, समझ आई? इनकम स्टेटमेंट बननी तो वैसे ही है, लेकिन कंपनी की है ना, तो फर्क थोड़ा सा तो आएगा। क्या आएगा वो हम देखते हैं। तो रेवेन्यू आपका आ जाएगा 529,500 का जी। कोई सेल्स रिटर्न कोई थी नहीं, इसमें से लेस कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो माइनस कर देते हैं जी। सबसे पहले इसमें क्या आपकी आ जाएगी जी बेटा? ओपनिंग इन्वेंट्री, इसमें हम ऐड कर लेंगे जी परचेजेस, और इसमें ऐड क्या हो जाएगा? कैरेज इनवर्ड,
वो भी ऐड होना है ना। देखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी दी हुई है। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है 66,000 की, मैं लिख लूंगा 66,000। परचेजेस आपको दी हुई है 6,10,000 की। कैरेज इनवर्ट कितना दिया है वो मैं इसमें ऐड करना है मुझे। तो कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है 1500 का, वो भी ऐड हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इसी में से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसका टोटल कर लें पहले, कितना आता है बताएं, उसमें से लेस कर दें क्लोजिंग इन्वेंट्री। असल में एक साथ करने में कोई हर्ज नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें बच्चे गलती कर देते हैं कैलकुलेशन में, अनफॉर्चुनेटली ऐसा मैंने देखा है बहुत ज्यादा। जी 66,000 प्लस 6,10,000 प्लस 1,500 कितना आता है? 6,77500। चलिए कंफर्म कर लें, लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है, वो है 59,000 की, वो माइनस कर दें इसमें से। कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आ गया जी 618। एक आधा बच्चा साथ और भी कैलकुलेशन करे, जो ऑनलाइन बैठे हैं वो भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है जी। इसको माइनस कर देंगे, अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ग्रॉस प्रॉफिट जी। इसमें से हम जो है लेस कर देंगे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं आपके इसमें से। उसमें कौन से एक्सपेंसेस आपके आएंगे, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, वो मैं लिखूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में बेटा एक्रूड भी है, ओइंग भी है, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में देखता हूँ कितने के मुझे दिए हैं क्वेश्चन में। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दी हुई 38,000 की, और जो ऐड उसमें होने हैं आउटस्टैंडिंग वो कितने हैं, 800 की। 38,000 प्लस 800 मैं लिखूंगा भी, शो भी करना जरूरी है बेटा इसमें। 38,000 प्लस 800 तो कितने हो जाएंगे, 38,800। उसके बाद आपके आ जाएंगे जी एडमिन एक्सपेंसेस, उसमें बेटा प्रीपेड भी है। तो एडमिन एक्सपेंसेस कितने के दिए हुए हम देखते हैं, वो है 44,000 के, और प्रीपेड कितने के, 1,200 के। एडमिन एक्सपेंसेस लिख लेते हैं 44,000 माइनस 1,200 जी। कितने आते हैं माइनस करके? ये सवाल मुश्किल है कोई अब्दुल्ला? आसान सवाल है, मुश्किल नहीं, आसान है, क्योंकि ये तो नॉर्मल सोर्टेड जो हम पढ़ते रहे पीछे उस टाइप का है ना। 4,2,800 आपका आ जाएगा जी एडमिन एक्सपेंसेस। अब उसके अलावा हमारे इसके अलावा और कौन से एक्सपेंसेस आ जाते हैं इसके अंदर, डेप्रिसिएशन है बेटा, डेप्रिसिएशन ऑन नॉन करंट एसेट्स। तो देखें सवाल में वापस चलते हैं, डेप्रिसिएशन दी हुई उसने, नीचे चले जाता हूं, 10% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब है कि आपने नॉन करंट एसेट्स पर डेप्रिसिएशन निकालनी है, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की वैल्यू दी हुई है, तो आपको कैसे पता चला? लेकिन क्या लिखा हुआ है, नॉन करंट एसेट एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब है इसमें से पिछली सारी डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है, इसी पर हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसी पर हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा कितनी है नॉन करंट एसेट, 6,10,000 का। ओ मैंने तो गलत कर दिया सवाल, आप लोगों ने भी नहीं देखा, इसलिए बुक होनी चाहिए ऐसा आपके पास। परचेजेस मैंने ऐड कर दिए हैं, वो 263,000 की थी। हाँ कॉस्ट की वैल्यू दी, ये अमाउंट चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, नहीं हम सब कुछ करेंगे भाई, कुछ नहीं होता। तो परचेजेस आपकी हैं जी 263,000 की, चेंज कर लेते हैं इधर, नहीं परचेज रिटर्न नहीं, आप टोटल करें कितनी आ रही है, यानी 66,000 प्लस 263,000 प्लस 1,500, जी बताएं। 330,500 में से माइनस कर दें 59,000, वो माइनस कर दें 529,500 में से,
ठीक है जी। अब डेप्रिसिएशन और नॉन क्रेडिट आपने निकालनी है, कैसे है जी? वो 6,10,000 की अमाउंट थी सर, मैंने वहां पे लिख दी गलती से परचेजेस में, उसका 10% डेप्रिसिएशन है, तो आपकी कितनी आ जाएगी बेटा? 61,000 आपकी आ जाएगी डेप्रिसिएशन। मैंने डायरेक्ट निकाल ली राबी, इसलिए कि कॉस्ट मेथड की तरह ही हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी माइनस करके दी है आपको, नॉन करंट एसेट्स में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस आप कर चुके हैं। उसके बाद आप क्या आ जाएंगे जी? बैड डेट्स। बेटा बैड डेट्स भी आने हैं, क्योंकि बैड डेट्स आपके एक्सपेंसेस में भी लिखे जाते हैं। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस भी होते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस में भी आते हैं। तो बैड डेट्स कितने दिए हुए हैं? 6 इन्वेस्टमेंट में इररिकवरेबल डेट्स ऑफ 500 आर टू बी रिटन ऑफ। तो बैड डेट्स आपको दिए हुए हैं कितने? 500 की। उसके बाद आपकी आ जाएगी जी इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सर डिक्रीज भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मुझे पहले पता कि यहाँ इंक्रीज हो रही है। कहते हैं जी प्रोविजन कितनी मेंटेन करनी है आपने? 2% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है माजे, 2% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल आपने बनानी है, और 2% हमने किसका निकालना है? ट्रेड रिसीवेबल का। तो चले आए जरा इसको पहले कैलकुलेट करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल हमें कितने के दिए हुए हैं? 80,500 के। ना 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 ठहर जाओ, इसमें से पहले बैड डेट्स क्या करेंगे? माइनस करेंगे, उन पर प्रोविजन क्रिएट नहीं हो सकती। जो आएगा आंसर उस पर निकालेंगे 2%, तो आपकी प्रोविजन आएगी कितनी? 1600। अब देखिए हम राबी, पहले से प्रोविजन कितनी पड़ी हुई हमारे पास? पहले से पड़ी हुई कितनी? 1000 की। हमें चाहिए कितनी है? 1600 की। तो हमें कितने से और इंक्रीज करनी पड़ेगी? 600 से। मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, 80,500 में से 500 के बैड डेट्स थे, वो माइनस कर दिए, बाकी हमारे ट्रेड रिसीवेबल रह गए 80,000 के, उस पर हमने प्रोविजन क्रिएट की 2%। वाई 1600? मुझे इस साल 1600 की प्रोविजन चाहिए। मेरे पास पहले से प्रोविजन कितनी पड़ी हुई थी? 1000 की पड़ी हुई है, मुझे 1600 की चाहिए, तो मुझे इंक्रीज कितने से करनी है? यानी प्रॉफिट में से कितने पैसे और निकालने हैं? 600 टू मेक इट 1600, ताकि वो 1600 हो जाए। 1600 से इंक्रीज नहीं करनी। तो इंक्रीज इन प्रोविजन जो प्रॉफिट में रिड्यूस करूंगा वो मेरा कितने से आ जाएगा? 600 से आएगा। जो मैं प्रोविजन में रिड्यूस करूंगा यहाँ पर कितनी अमाउंट आ जाएगी? 600। हाँ, बैलेंस शीट में आप ट्रेड रिसीवेबल में से टोटल प्रोविजन माइनस करते हैं, 1600 ही माइनस करते हैं बैलेंस शीट, लेकिन बैलेंस शीट इस सवाल में मांगी नहीं हुई। ठीक है जी, इसको माइनस कर देते हैं जी, और टोटल कर देते हैं इसका। एंड फिर हम डिबेंचर इंटरेस्ट भी माइनस करेंगे, पॉइंट पे माइनस करते हैं हम। इसका पहले टोटल करने कितना आता है, यानी कंपनी के सवालों में आपने डिबेंचर जो इंटरेस्ट होगा वो एंड पे माइनस करना, याद रखिएगा। पहले इसका टोटल कर देते हैं। 143,700, ये माइनस कर दें 258,000 में से। 1,94,300, 1,14,300। ठीक है जी, अब इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कंपनी अकाउंट में एक पैटर्न है, कंपनी अकाउंट में हम बाद में माइनस करते हैं इंटरेस्ट, यानी कंपनी अकाउंट्स के अंदर पहले तमाम एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद डिबेंचर पर इंटरेस्ट जो है वो एंड पे माइनस करते हैं, यानी उसका कंपनी के पर्टिकुलरली कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मेट है। आपको नहीं पहले नहीं करना, कहता रहा हूं, इसमें कैसी बड़ी बात है, याद रख लें कि आपने बाद में माइनस करना है। अच्छा जी, डिबेंचर इंटरेस्ट देख लें कैसे आया अभी, ये देखें 7% डिबेंचर दिए हुए थे 20,000 के, तो 20,000 पे 7% निकाले, वो कितना आएगा? 1400। यहाँ से मैंने निकाला 1400। एक बच्चे ने मुझसे कहा सर 1400 माइनस करेंगे, समझ आ गई, लेकिन सर हमने डिबेंचर इंटरेस्ट पे भी तो कर दिया 700। क्वेश्चन में लिखा है 700 डिबेंचर इंटरेस्ट आपने पे भी कर दिया। याद रखिएगा, एक्सपेंस जिस साल का होता है उस साल रिकॉर्ड करते हैं पूरे का पूरा, चाहे आपने पे किया हो या ना पे किया, उसे एक्रूअल सिस्टम कहते हैं। 700 जो पे कर दिया वो भी आएगा, और 700 जो पे नहीं किया वो भी आएगा। टोटल 1400 एक्सपेंसेस में। ठीक है जी, 1400 एक्सपेंसेस में से माइनस होना है पूरे का पूरा। हाँ, बैलेंस शीट में अगर आपने सारा पे कर दिया होता तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में कुछ भी नहीं आना था। अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी में कितना आएगा? 700, जो अभी भी आपने पे करना है। अगर आपने डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया होता या ना पे किया होता, आपने इनकम स्टेटमेंट में डिबेंचर इंटरेस्ट 1400 ही लिखना है। ये 700 होता है ना होता, 1400 ही आता। सारा पे कर दिया होता तब भी 1400 ही आता। बैलेंस शीट में जितना पे करना होता है उतना लायबिलिटी में आता है, जितना भी पेबल होता है। हो सकता है कुछ भी पेबल ना होता, लेकिन इस केस में आधा भी पेबल है, तो वो करंट लायबिलिटी में आएगा 700 के अमाउंट से। ये हमने क्वेश्चन जो वो सॉल्व कर लिए, एक दफा देख लेते हैं कोई चीज इसमें मिस तो नहीं हुई हमसे।
सब कुछ तो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अल्लाह खैर करे कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो मैंने उसी में निकाल दी बेटा, ऑलरेडी शामिल हो चुकी है। कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोविजन निकाल दी, इंक्रीज हो रही है प्रोविजन 600 से। इनकम स्टेटमेंट बना दी हमने ऑलरेडी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। कंप्लीट द टेबल बाय प्लेसिंग ए टिक इन द करेक्ट कॉलम। ठीक है जी, कि आपने टिक लगाना है और बताना है कि सही कॉलम में टिक लगा या नहीं लगा। द फर्स्ट वन हैज बीन कंप्लीटेड एज एन एग्जांपल। किस पर इफेक्ट दिखा रहे हैं हम? इक्विटी पे इफेक्ट दिखा रहे हैं। इक्विटी के अंदर सब चीजें आती हैं। इक्विटी के अंदर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी आता है, शेयर प्रीमियम भी आता है, रिटेन अर्निंग्स भी आती हैं। इक्विटी में तमाम चीजें आती हैं। तो देखते हैं हम। सबसे पहले है जी आपका इशू एडिशनल डिबेंचर। डिबेंचर का इक्विटी से कोई ताल्लुक नहीं है। डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी होता है, जैसे बैंक लोन होता है, उसका इक्विटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे इशू एडिशनल ऑर्डिनरी शेयर्स। इक्विटी क्या होगी? इंक्रीज हो। ऑर्डिनरी शेयर इशू करेंगे तो इक्विटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज करेगी। सर समझ नहीं आएगी यार। जो हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं उसमें हमारा पहला कॉलम होता है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का। ऑर्डिनरी शेयर बढ़ाएंगे तो इक्विटी में इजाफा होगा, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ही इक्विटी है टोटल, उसमें मौजूद तमाम चीजें इक्विटी का हिस्सा होती हैं। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड। इसमें डिक्रीज होगा क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड हम रिटेन अर्निंग से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। फिर प्रपोज्ड ऑफ ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड ये नहीं आएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नो इफेक्ट होगा इसका। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं proposed ordinary dividend will not come in the accounts unless it is not approved by the shareholder. Proposed dividend will not come in any accounts unless it is approved by the shareholders in the annual general meeting. Proposed dividend will not come in any accounts unless it is approved by the shareholders in the annual general meeting. तो प्रपोज डिविडेंड को नो इफेक्ट होगा, कोई भी नहीं आएगा। अगला वाला क्या जरा बताएं क्या होगा? नो इफेक्ट। वेरी गुड। क्योंकि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व से रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी और जनरल रिजर्व बढ़ जाएंगे। इक्विटी जनरल रिजर्व इक्विटी का हिस्सा होता है और रिटेन अर्निंग भी इक्विटी का हिस्सा है। ओवरऑल उसको फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरऑल सेम रहेंगे, क्योंकि रिटेन अर्निंग कम हो रही है, जनरल रिजर्व बढ़ रहे हैं, दोनों इक्विटी का हिस्सा। ओवरऑल इक्विटी में कोई डिफरेंस पैदा नहीं होगा उसकी वजह से। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट चलते हैं। हम ये हमारा क्वेश्चन था अक्टूबर नवंबर 2022 का क्वेश्चन था हमारा, जो हमने सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन को हम अभी इग्नोर करते हैं, ये मैं खुद कराऊंगा। चलते हैं। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, लिख लें। कब का सवाल है ये है जी, लिख लें आप इसको। ये है जी मई जून 21-22। मई जून यानी अभी पिछले साल जो आपके वेरिएंट में सवाल आया था यही आया था। मई जून 21-22 का वेरिएंट में आपके ये सवाल आया था। तो देखें जी, क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम और फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखें, रेवेन्यू दिया हुआ है 1,45,000 का, इन्वेंट्री दी हुई ओपनिंग, परचेजेस है, रेंट एंड इंश्योरेंस है, वेजेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए, फिटिंग्स एट कॉस्ट दी हुई है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फिटिंग्स है, ट्रेड रिसीवेबल है, बैंक और ट्रेड पेबल है, 4% डिबेंचर है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग्स है, डिविडेंड पेड और ऑर्डिनरी शेयर भी दिया हुआ है। तकरीबन उसी टाइप का सवाल है जो हमने अभी सॉल्व किया है। बनाना क्या है देख लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट बनानी है आपने और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी कहता है बनाए, और कैलकुलेट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहता है कि हमने सॉल्व करना है। और उससे अगला क्वेश्चन आपने घर में खुद करना है, ये भी लिख लें। मई जून 21-24 का है ये, मई जून 21-24 का, ये आपने घर में खुद सॉल्व करना है। मई जून 21-24 का। ये जो मई जून 21-22 है, सोच रहा हूँ मैं खुद ही कर करवाऊं, बेहतर है। ये वाला करवा दूंगा ना एक, और एक और क्वेश्चन है वो करवा दूंगा तो कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर हमारा। ठीक है, अभी रहने देता हूँ ना, मैं खुद ही कंप्लीट करवाता हूँ, बेहतर यही है। थोड़ा टेक्निकल सवाल है ना, तो डिफरेंट टाइम है। इनकम स्टेटमेंट भी आएगी साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है जी हमारा मैन्युफैक्चरिंग या पार्टनरशिप में से जो